ये वास्तव में एक लड़की है। ली परिवार भी जियान जिंग र जैसी महान हस्ती के बारे में उत्सुक था और वे सभी उसका असली रूप देखना चाहते थे। ली परिवार के मुखिया ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। तुम्हें डॉक्टर जियान के प्रति सम्मान दिखाना होगा। तुम जरा सी भी अशिष्टता नहीं दिखा सकते। जैसे ही उन्होंने बात की, ली परिवार के मुखिया ने सभी को तीखी नज़र से देखा और आगे कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम नाराज कर सकें। ली परिवार के सभी सदस्यों ने तुरंत सिर हिला दिया। हालांकि ली परिवार के मुखिया अभी भी थोड़े चिंतित थे। उन्हें डर था कि कोई उन्हें नाराज कर देगा और ली परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। जियान जिंग एर का क्रोध कुछ ऐसा नहीं था जिसे ली परिवार झेल सके। इसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा, वे यहाँ हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, काफिला हवेली के प्रवेश द्वार पर आकर रुक गया। ली परिवार के मुखिया तेजी से कार की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े हो गए। ली परिवार तुरंत आगे बढ़ गया और स्वचालित रूप से 2 पंक्तियों में विभाजित हो गया, जबकि वह जियान जिंग र के कार से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जियान जिंग र ने कार से बाहर निकलने के बाद चारों ओर नज़र घुमाए और शांति से कहा, ये लाइनअप काफ़ी शानदार है। जियान जिंग एर का चेहरा देखकर सभी दंग रह गए। वे सभी इतने सदमे में थे कि दरवाजे पर पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। सबकी आंखें असमंजस से भरी थीं। लीकुन की तरह हर कोई सोचता था कि प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर जियान सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर जियान वास्तव में एक छोटी लड़की थी। यद्यपि जियान जिंग र प्रसिद्ध थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने पहले उसका असली रूप देखा था। इन लोगों की आंखों में संदेह समझ में आने वाला था। ली परिवार के सदस्यों ने भौहें सिकोड़ीं। अगर परिवार के मुखिया के निर्देश न होते तो वे जियान जिंगर को पहले ही भगा चुके होते। ली परिवार के मुखिया तुरंत आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक कहा, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, आप यहाँ हैं। ली परिवार के मुखिया ने बहुत सम्मानपूर्ण लहजे में बात की। ली परिवार के मुखिया ने उत्साह से कहा, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, आपके स्वागत के लिए मैंने भोज तैयार करने के लिए दानव प्रांत के सबसे अच्छे रसोइये को आमंत्रित किया है। कृपया अंदर आएं। जियान जिंग र ने सीधे कहा, मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ मिस्टर ली का इलाज करने आया हूँ। मुझे अभी उनसे मिलने ले चलो। ली परिवार के मुखिया ने बात टालने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सीधे कहा, हाँ। फिर वह जियान जिंग र को विला में ले आया। जब वे वार्ड में पहुंचे तो जियान जिंग र ने बिस्तर पर लेटे बूढ़े आदमी को देखा। 70 साल का एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर तरह तरह की नलियां लगी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। वार्ड में लोगों का एक और समूह था। नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो चश्मा पहने हुए था। ली परिवार के मुखिया ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मैं इनसे आपका परिचय कराता हूँ। ये देश की शीर्ष चिकित्सा टीम के सदस्य हैं। इनकी बदौलत मेरे पिता की हालत स्थिर हो गई है। ली परिवार के मुखिया ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह इस टीम का प्रभारी व्यक्ति है। डॉक्टर लू एक बेहतरीन डॉक्टर हैं। जियान जिंगार ने विनम्रता से कहा, हेलो। डॉक्टर लू के चेहरे पर ठंडक थी और वह सूंघ रहे थे। डॉक्टर लू ने ली परिवार के सिर की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा, मी ली, हम इस समय बूढ़े व्यक्ति की कीमोथेरेपी करवा रहे हैं। हम अप्रासंगिक लोगों से परेशान नहीं हो सकते। उसे बाहर निकालो, हमें परेशान मत करो। ली परिवार के मुखिया ने तुरंत कहा, वह कोई अप्रासंगिक व्यक्ति नहीं है। ये डॉक्टर जियान है। केवल वही बूढ़े आदमी का इलाज कर सकती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डॉक्टर लू और उपस्थित डॉक्टर हंस पड़े। उनकी हंसी तिरस्कार से भरी हुई थी। एक क्षण के बाद डॉक्टर लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ली, आप एक चतुर व्यक्ति हैं, तो आप इसके झांसे में कैसे आ सकते हैं? ली परिवार के मुखिया ने असमंजस में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर लू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरा मतलब है, आपको इस छोटी लड़की ने धोखा दिया है। ये लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 26 साल की है। उसे शायद सामान्य चिकित्सा ज्ञान भी नहीं आता। सीधे शब्दों में कहें तो ये लड़की धोखेबाज है। हम इस समय देश में शीर्ष चिकित्सा दल हैं। हम भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और केवल उसकी स्थिति को दबाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो एक छोटी लड़की इतनी सक्षम कैसे हो सकती है? ली परिवार के मुखिया ने तुरंत हंसना शुरू कर दिया। वह इस बात पर हंसा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। ली परिवार के मुखिया को स्वाभाविक रूप से पता था कि जियान जिंगर क्या करने में सक्षम है। अन्यथा वह अपने बेटे को व्यक्तिगत रूप से जियान जिंगर को बूढ़े व्यक्ति का इलाज करने के लिए वापस बुलाने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठाता। डॉक्टर लू ने सीधे पूछा, छोटी बच्ची, तुमने किस मेडिकल स्कूल से स्नातक किया है? तुम इतनी घमंडी क्यों हो? जियान जिंग र ने शांति से कहा, मैंने कभी किसी मेडिकल स्कूल में दाखिला नहीं लिया। जियान जिंग र बहुत दुखी था। ये लोग वाकई घमंडी थे। जब उन्होंने सुना कि जियान जिंग र मेडिकल स्कूल नहीं गई है तो सभी लोग और भी अधिक अहंकार से हंसने लगे और जियान जिंग
र को घृणा से देखने लगे, मानो वह कोई मूर्ख हो। आत्मा का पीछा करने वाली सुई। जियान जिंग, र ने उदासीनता से कहा, अपना मुंह बंद करो। मैं अभी उसका इलाज शुरू करूंगी। मुझे परेशान मत करो। डॉक्टर लू का चेहरा काला पड़ गया और वह दांत पीसने लगे। अन्य लोग जियान जिंग, र पर हमला करना चाहते थे और उसे पीट पीट कर मार डालना चाहते थे। कुछ देर बाद डॉक्टर लू ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। उसने जियान जिंग, र से बहस जारी नहीं रखी। वह बस चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और जियान जिंग, र के असफल होने का इंतजार करने लगा। डॉक्टर लू को ली परिवार के भयानक तरीकों के बारे में पता था। यदि जियान जिंग, र इतना दावा करने के बाद भी ओल्ड मास्टर ली को ठीक नहीं कर सका, तो ली परिवार जियान जिंग, र को इस दुनिया में आने पर पछतावा कराएगा। जियान जिंग, र ने गहरी सांस ली। फिर उसने एक चांदी की सुई निकाली और जल्दी से उसे ओल्ड मास्टर ली के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में डाल दिया। जब डॉक्टर लू और मेडिकल टीम ने इस तकनीक को देखा तो वे तुरंत घबरा गए और अविश्वास में बोल पड़े। आत्मा का पीछा करने वाली सुई। क्या यह आत्मा का पीछा करने वाली सुई है? असंभव, वह तो बस एक छोटी बच्ची है। वह कैसे जान सकती है कि आत्मा को पकड़ने वाली सुई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ये लड़की चिकित्सा जगत की सबसे भयावह व्यूह रचना में इतनी कुशल क्यों है? हर कोई हैरान था। ये देखकर कि हर कोई हैरान था, ली परिवार के मुखिया ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सके, यह आत्मा का पीछा करने वाली सुई क्या है? ली परिवार के मुखिया का सवाल सुनकर डॉक्टर लू को होश आया और उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, द सोल चेजिंग नीडल पूरे चिकित्सा जगत में एक किंवदंती है। ये 9 एक्यूपंक्चर तकनीकों में से एक है। द सोल चेजिंग नीडल 3 कारणों से सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले, सोल चेजिंग नीडल तकनीक सीखना बहुत मुश्किल है। जब तक कोई व्यक्ति चिकित्सा प्रतिभा के साथ पैदा नहीं होता, तब तक वह इस एक्यूपंक्चर तकनीक का सार नहीं सीख पाएगा। दूसरा, सोल चेजिंग नीडल तकनीक सैकड़ों सालों से प्रचलन से बाहर हो चुकी है। अब भी केवल कुछ ही किताबों में इसका रिकॉर्ड है। तीसरा, सोल चेजिंग नीडल मरे हुओं को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन ये लोगों को चुपके से मार भी सकता है। एक बार सोल चेजिंग नीडल तकनीक जानने वाले लोग हमला करते हैं तो वे एक साथ दर्जनों लोगों को मार सकते हैं। ली परिवार के मुखिया को बड़ा झटका लगा। डॉक्टर लू ने आगे कहा, इस तकनीक की आपकी दक्षता से आपको आत्मा का पीछा करने वाली सुई के सार में महारत हासिल हो गई होगी। कुछ देर रुकने के बाद डॉक्टर लू ने आत्महीनता से कहा, वाकई आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं कर सकते। हमने अभी अभी खुद को अपमानित किया है। इसकी तुलना में हम बेकार हैं। मेडिकल टीम को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। जियान जिंग, एर के प्रति सभी का रवैया काफ़ी बदल गया। अभी तक वे जियान जिंग, र का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब वे हैरान और प्रभावित दिख रहे थे। भाई, बूढ़े मास्टर ली ने मुंह भर काला खून थूक दिया। सब लोग आगे बढ़कर देखने लगे। काले खून से बदबू आ रही थी। जियान जिंग, र द्वारा चांदी की सुई वापस लेने के बाद डॉक्टर लू और अन्य तुरंत ओल्ड मास्टर ली के शरीर की जांच करने के लिए आगे बढ़े। जांच के बाद सभी लोग दंग रह गए। डॉक्टर लू ने आह भरते हुए कहा, जैसा कि आत्मा का पीछा करने वाली सुई से उम्मीद थी। बूढ़े मास्टर ली की हालत में सुधार हुआ है। जियान जिंग, र ने अपनी भौहें उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना ज्ञानी होगा। डॉक्टर लू ने जियान जिंगर से सम्मानपूर्वक माफ़ी मांगी और कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, अभी हम बहुत घमंडी थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। जियान जिंगार ने डॉक्टर लू को नज़रअंदाज कर दिया। चिकित्सा का अध्ययन करने और लोगों को बचाने से पहले किसी को ये सीखना होगा कि कैसे परोपकारी और दयालु बनना है। जियान जिंग, र को डॉक्टर लू जैसे लोगों से कोई परेशानी नहीं थी। डॉक्टर लू नाराज नहीं थे। उन्होंने बस अपने आप से सोचा कि सभी प्रतिभाशाली लोगों का व्यक्तित्व विलक्षण होता है, इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। जब ली परिवार के मुखिया ने सुना कि बूढ़े मास्टर ली की हालत में सुधार हुआ है, तो वह बेहद आभारी हुए और तुरंत कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, डॉक्टर जियान। ली परिवार निश्चित रूप से आपकी दयालुता को नहीं भूलेगा। जियान जिंग, र ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अभी मुझे धन्यवाद मत दो। बूढ़े मास्टर ली लंबे समय से बीमार हैं। उन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे उनका इलाज करने के लिए कुछ और समय चाहिए। लेकिन चिंता न करें, जब तक मैं आसपास हूं, बूढ़े मास्टर ली निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। ली परिवार के मुखिया ने तुरंत कहा, धन्यवाद डॉक्टर जियान। जियान जिंगर ने हाथ हिलाकर कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताए। फिर उसने कहा, मैंने जो कहा है उसके अनुसार जड़ी बूटियां तैयार करो। ली परिवार ने तुरंत एक कलम और कागज़ निकाला और इसे रिकॉर्ड कर लिया। फिर उन्होंने किसी को सामान खरीदने के लिए भेजा। ली परिवार के मुखिया और जियान जिंग, र के वार्ड से बाहर आने के बाद जियान जिंग, र लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई, जबकि ली परिवार के मुखिया ने उसके लिए चाय डाली। फिर सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े हो गए। जियान जिंग, र ने ली परिवार के मुखिया की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, आप दोनों वाकई एक जैसे हैं।
क्या मैं इतनी डरावनी हूं कि आप बैठने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? ये सुनकर ली परिवार के मुखिया सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ली कुन दौड़कर आया और बोला, पिताजी, कंपनी में कुछ ऐसा है जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से निपटाना होगा। ली परिवार के मुखिया ने ली कुन को लात मारी और गुस्से से चिल्लाया, कमीने! क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं चमत्कारी डॉक्टर जियान के साथ हूं? अगर तुम एक छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते तो तुम्हारे जैसे बेटे होने का क्या फ़ायदा? तुम कूड़े के टुकड़े हो। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहते हो? लीकुन दुखी दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, पिताजी, इस मामले का हो परिवार से कुछ लेना देना है। डॉक्टर जियान का मामला ली परिवार का मामला है। ली परिवार के मुखिया ने गुस्से से पूछा, कौन सा हो परिवार? लीकुन ने तुरंत कहा, सी सिटी में हो परिवार। चमत्कारिक डॉक्टर जियान हो परिवार की बहू हुआ करती थी, इसलिए चमत्कारिक डॉक्टर जियान को नाराज करने के डर से मैंने इस मामले से निपटने की हिम्मत नहीं की और आपको सूचित करने के लिए यहाँ आए। जब ली परिवार के मुखिया ने सुना कि यह वास्तव में जियान जिंग र से संबंधित है तो वह तुरंत गंभीर हो गया और पूछा, आखिर यह क्या है? मुझे बताओ। लीकुन ने तुरंत उसे बताया कि क्या हुआ था। ये पता चला कि लियू कॉर्पोरेशन, जो लियूशिन एयर के परिवार से संबंधित था, ली परिवार द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसलिए लियू परिवार को ली परिवार की अनुमति की आवश्यकता थी। लियू परिवार ने अपने दम पर निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। जब ली परिवार के मुखिया ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान का मामला ली परिवार का मामला है, इसलिए आप स्वयं जाकर इससे निपटें। लीकुन तुरंत सहमत हो गया। जियान जिंगार ने कहा, एक मिनट रुकें। जियान जिंग एर ने लीकुन को रोका और कहा, कृपया सी सिटी जाओ और सब कुछ जांचो। लीकुन को समझ में नहीं आया कि जियान जिंग र क्या करना चाहता था और वह केवल अपने पिता को देख रहा था। ली परिवार के मुखिया ने डांटा, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? बस डॉक्टर जियान जैसा कहे वैसा करो। जब ली कुन ने यह सुना तो वह तुरंत मुड़ा और सी सिटी के लिए रवाना हो गया। गल्प! जियान जिंग र का पेट गुर्रा उठा। वह सी सिटी से सीधे ली परिवार के घर आई थी और उसने एक भी निवाला नहीं खाया था, इसलिए वह पहले से ही भूखी थी। ली परिवार के मुखिया ने तुरंत लोगों को जियान जिंग र के लिए भोजन तैयार करने का निर्देश दिया। भोजन के बाद उन्होंने जियान जिंग र के लिए एक कमरा तैयार किया और विशेष रूप से 10 से अधिक योग्य नौकरों को जियान जिंग र के दरवाजे पर उसके आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए व्यवस्थित किया। जियान जिंग र भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह अगली सुबह तक सोती रही। जैसे ही जियान जिंग र उठी, ली परिवार के मुखिया ने रसोई में खाना तैयार करने का आदेश दिया। जियान जिंग र को लोगों के एक समूह द्वारा सेवा दिए जाने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने ली परिवार के मुखिया सहित सभी को बाहर भेज दिया। ली परिवार का मुखिया अभी लिविंग रूम में पहुंचा ही था कि लीकुन अंदर आया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, लीकुन ने पूछा, पिताजी, चमत्कारी डॉक्टर जियान कहाँ है? ली परिवार के मुखिया ने कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान खाना खा रही हैं। उन्हें परेशान मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लीकुन ने सिर हिलाया और थके हुए भाव के साथ सोफे पर लेट गया। ली परिवार के मुखिया ने पूछा, क्या आपने मामले की जांच की है? लीकुन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने इसकी जांच की है। मिस लियूशिन एयर को हो जुनलाई पसंद आ गई, इसलिए लियू परिवार इस बार हो परिवार के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ और भी मिला है। अपने बेटे को इतना सतर्क देखकर ली परिवार के मुखिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या है? लीकुन ने धीमी आवाज में कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान और हो जुनलाई का 2 दिन पहले तलाक हो गया। ये सुनकर ली परिवार का मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। लीकुन ने कहा, पिताजी, मैंने पहले ही लियू परिवार को हो परिवार के साथ सहयोग करने के लिए कहा है और मैंने लियू परिवार को हो जुन की कंपनी में निवेश करने के लिए भी कहा है। लीकुन ने अपने पिता की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए कहा, पिताजी, मैंने इस मामले को ठीक से संभाला है, इसलिए आपको इस बार मुझे पुरस्कृत करना होगा। इसके साथ ही लीकुन ने आत्मसंतुष्ट भाव से अपने पिता की प्रशंसा की प्रतीक्षा की, लेकिन ली परिवार के मुखिया ने लीकुन के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़! तेज आवाज से यह स्पष्ट था कि ली परिवार के मुखिया ने इस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लीकुन एकदम से अवाक रह गया और दुखी भाव से बोला, पिताजी, मुझे इनाम चाहिए। आपने मुझे क्यों मारा? ली परिवार के मुखिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारूंगा। ली परिवार के मुखिया को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने लीकुन को फिर से लात मारी और गुस्से से डांटा, तुम बेकार चीज हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? लीकुन ने असमंजस में अपने पिता की ओर देखा। ली परिवार के मुखिया ने आगे कहा, आपने पहले ही सब कुछ जांच लिया है, तो फिर आप ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेंगे? हो जुनलाई डॉक्टर जियान का आदमी है, लेकिन लियूशिन एयर इस अवसर का उपयोग हो परिवार की बहू बनने के लिए करना चाहती है। दूसरे शब्दों में, लियूशिन एयर डॉक्टर जियान की प्रेम प्रतिद्वंद्वी है। ऐसा करके आप लियूशिन एयर की मदद कर रहे हैं। क्या आप डॉक्टर जियान को नाराज नहीं करेंगे?
तभी ली कुन को इसका एहसास हुआ। उसने असहाय होकर कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं जो भी करता हूँ उसका उल्टा असर होता है। ली परिवार के मुखिया ने आह भरी और तुरंत कहा, तुरंत लियू परिवार को सूचित करें कि सहयोग निवेश स्थगित कर दिया जाएगा। ली कुन ने सिर हिलाया। जब ली परिवार के मुखिया ने ली कुन के व्यवहार को देखा तो वह और भी क्रोधित हो गया और बोला, मैंने जीवन भर बहुत सम्मान पाया है, लेकिन मेरा बेटा इतना मूर्ख कैसे है? तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगे। ली कुन ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ली परिवार के मुखिया ने ली कुन की ओर देखा और पूछा, वैसे मैं पूछना भूल ही गया था कि आपने चमत्कारी डॉक्टर जियान से बूढ़े आदमी को बचाने के लिए कैसे कहा? ली कुन कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। ली परिवार के मुखिया ने जब ये सुना तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आखिरकार तुमने कुछ अच्छी तरह से संभाला है। अगर तुम इतनी अच्छी तरह से भी नहीं संभाल सकते तो मुझे वाकई एक और बेटा पैदा करने के बारे में सोचना होगा। ली परिवार के मुखिया ने उदासीनता से कहा, यह मामला ली परिवार के लिए बहुत लाभकारी होगा। सबसे पहले, बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, ली परिवार के पास चमत्कारी डॉक्टर जियान से दोस्ती करने के ज़्यादा मौके होंगे। चमत्कारी डॉक्टर जियान जैसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करना ली परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही ली परिवार के मुखिया ने ली कुन को गंभीरता से देखा और निर्देश दिया, आपको इसे जल्द से जल्द संभालना चाहिए। याद रखें, कोई गलती न करें। ली कुन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, समझ गया पिताजी। ली परिवार के मुखिया ली कुन के जवाब से बहुत संतुष्ट हुए और कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान ने शायद खाना खा लिया है, तो चलो अब चलते हैं। ली कुन तुरंत उठ खड़ा हुआ और भोजन कक्ष में चला गया। भोजन कक्ष में प्रवेश करने के बाद ली कुन ने जियान जिंग र का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जियान जिंग र ने पूछा, क्या आपने सब कुछ जांच लिया है? ली कुन ने तुरंत कहा, हमने सब कुछ जांच लिया है। श्री हो की कंपनी को वास्तव में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। पिछले 2 दिनों में श्री हो ने लियू कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग स्थापित करने की उम्मीद में अक्सर अस्पताल में लियू शिन र से मुलाकात की है। आधे रास्ते में ली कुन रुक गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जियान जिंग र ने कहा, जारी रखें, मैं नाराज नहीं हूं। तभी ली कुन ने सावधानीपूर्वक अपनी बात जारी रखी, मिस्टर हो को लुभाने के लिए लियू शिन एर ने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की। मैंने मिस्टर हो की मां से सुना है कि अगर लियू शिन इस बार कंपनी की समस्या को सुलझाने में मिस्टर हो की मदद कर सकती है तो वह लियू शिन एर को हो परिवार की बहू बनाने के लिए सहमत हो जाएगी। जब जियान जिंग र ने ये शब्द सुने तो वह मन ही मन मुस्कुराए। उसकी पूर्व सास सचमुच कुछ खास थी। लियू शिन र को इतना बड़ा वादा देने के बाद लियू शिन र निश्चित रूप से इस सहयोग को पूरा करने का एक तरीका सोचेगी। जियान जिंग र ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, लियू शिन र एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। अंत में हो परिवार को इसका पछतावा होगा। ली कुन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा और उसने कहा, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, लियू शिन र अपनी हद से बड़ी है। उसने वास्तव में आपके आदमी को छीनने की हिम्मत की। मैं उसे सजा देने के लिए किसी को भेजूंगा। जियान जिंग र ने गहरी सांस ली और उदासीनता से कहा, हो जुनलाई का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह अब मेरा आदमी नहीं है। मैं अब एक बाहरी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं हो परिवार और लियू परिवार के बीच के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यह मामला यहीं खत्म होता है। ली कुन ने सिर हिलाया। ली कुन लोगों के हाव भाव देखने में बहुत अच्छा था। ली कुन ये बता सकता था कि हालांकि जियान जिंग र ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। चाहे ली कुन कुछ भी करे, जियान जिंग र दुखी रहेगी। अंत में ली कुन ने फैसला किया कि जियान जिंग र की अनुमति के बिना वह निश्चित रूप से अपने दम पर निर्णय नहीं ले सकता। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इंतजार करें और देखें। ली कुन ने भोजन कक्ष से बाहर आने के बाद तुरंत लियू परिवार को बुलाया। इस समय सी सिटी के फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के वार्ड में लियू शिन एर ने हो जुनलाई को धीरे से देखा। हो जुनलाई स्पष्ट रूप से थोड़ा असहज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। हो जुनलाई ने कहा, मिस लियू, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपकी बदौलत हम लियू कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करने में सक्षम हैं। लियू शिन एर ने हो जुनलाई को वासना भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जुनलाई, हमारे वर्तमान रिश्ते को देखते हुए आपको औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। श्रीमती हो कल रात आई और वादा किया कि कंपनी का मामला खत्म होने के बाद वे तुमसे शादी कर लेंगी। अब से हम एक परिवार की तरह रहेंगे। जब हो जुनलाई ने यह सुना तो वह उदास हो गया। श्रीमती हो के निर्णय से हो जुनलाई थोड़ा नाराज हो गया। अब तक हो जुनलाई को इस बारे में पता नहीं चला था। हो जुनलाई को लियू शिन र से दिल से नफरत थी। बेशक वह लियू शिन र से शादी नहीं करना चाहता था। वह सोच रहा था कि कंपनी का मामला निपटने के बाद कैसे बचकर निकल जाए। लियू शिन र ने कहा, जुनलाई, भविष्य में मुझे मिस लियू मत कहना।
मुझे शिन र कहो, यह ज्यादा अंतरंग है। लियू शिन एर ने हो जुनलाई को स्नेह से देखा और उसकी जांघ को छुआ। हो जुनलाई ने तुरंत टालते हुए कहा, मिस लियू, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखें। लियू शिन र ने मन ही मन व्यंग किया। वह इस समय भी अलग थलग रहने का नाटक क्यों कर रहा था? जब वह उसका आदमी बन जाएगा तो वह देखेगी कि वह अभी भी अलग थलग रहने का नाटक कैसे कर सकता है। लियू शिन एर की नज़र में हो जुनलाई अब बच नहीं सकती थी। लियू शिन र ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, जुनलाई, पूरे सी सिटी में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हारे योग्य हूं। तुम मेरी योग्यताएं जानते हो जुनलाई चुप रही। लियू शिन र ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, क्या मैंने आपकी कंपनी का मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझाया? सी सिटी में कितने लोगों में ऐसा करने की क्षमता है? इसी समय अचानक कोई अंदर आया। वह लियू परिवार का कोई सदस्य था। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया, उसने बदसूरत भाव से कहा, मिस, कुछ बुरा हुआ है? लियू शिन र ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी करो और मुझे बताओ। सी सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं, लियू शिन र, हल न कर सकूं। बिजली की गति से पलटते हालात। लियू परिवार के सदस्य ने हो जुनलाई की ओर देखते हुए जल्दी से कहा, ली परिवार ने हमें हो परिवार के साथ सहयोग स्थगित करने की सूचना देने के लिए फ़ोन किया है। जब लियू शिन र ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। क्या हो रहा था? क्या ये चेहरे पर तमाचा नहीं था? उसने हो जुनलाई के सामने शेखी बघारी थी कि सी सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह हल न कर सके, और यहाँ तक कहा कि यह सहयोग उसके श्रेय के कारण ही है। आखिर हालात ऐसे कैसे हो गए? हो जुनलाई ने कहा, मिस लियू, अभी स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान दीजिए। मुझे अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। हो जुनलाई ने निराशा से लियू शिन र को देखा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हो जुनलाई ने अचानक ये सोचकर राहत की सांस ली कि अब उसे लियू शिन र से शादी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि इसका मतलब यह था कि कंपनी की समस्याएं अभी भी अनसुलझी थीं, जिससे हो जुनलाई थोड़ा चिंतित थे। वार्ड में जैसे ही हो जुनलाई चली गई, लियू शिन र बिस्तर से उछल पड़ी और संदेशवाहक को लात मारते हुए घृणा से बोली, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। जब मैं शेखी बघार रही थी तब तुम्हें अंदर क्यों आना पड़ा? लियू शिन र की इच्छा थी कि वह दूत को मार सके। लियू परिवार का सदस्य भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलती की थी जिससे लियू शिन र को इतना गुस्सा आ गया। शंघाई में ली परिवार की जागीर में जियान जिंग और ओल्ड मास्टर ली का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर लू और मेडिकल टीम सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े होकर जियान जिंग र की मदद कर रहे थे। हर कोई जियान जिंग र को सम्मान से देख रहा था और अब उनमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। जियान जिंग एक जैसे दिव्य चिकित्सक की मदद कर पाना उनके लिए एक सर्वोच्च सम्मान की बात थी। ये भविष्य में दूसरों के सामने गर्व करने लायक बात होगी। जियान जिंग र अभी भी इन लोगों के समूह के प्रति उदासीन था। ली परिवार के मुखिया और ली कुन जियान जिंग एर को परेशान करने के डर से सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े हो गए। एक नौकर बाहर से आया और फुसफुसाया, मालिक, अभी अभी किसी ने फ़ोन करके कहा है कि उसे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ली परिवार के मुखिया ने हाथ हिलाकर कहा, मैं आज़ाद नहीं हूँ। नौकर ने कहा, मालिक, उस व्यक्ति ने कहा कि वह झांग परिवार से है। जब उसने सुना कि यह झांग परिवार है तो ली परिवार के मुखिया का चेहरा तुरंत उदास हो गया। वह कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में चला गया। लीकुन ने सोचा कि कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए वह उसके पीछे लिविंग रूम में चला गया। ली परिवार का मुखिया लिविंग रूम में गया और फ़ोन उठाया। ली परिवार के मुखिया, जो अभी तक गुस्से में थे, इस समय मुस्कुरा रहे थे। वे सहमति में सिर हिलाते रहे। उनका लहजा बहुत सम्मानजनक था और वे भी थोड़े हास्यास्पद लग रहे थे। लीकुन अचंभित रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि किस बड़े आदमी ने फ़ोन किया है, वरना उसके पिता ऐसा क्यों करते। फ़ोन रखने के बाद ली परिवार के मुखिया सोफे पर बैठ गए और राहत की सांस लेने से पहले अपने माथे से पसीना पोंछा। लीकुन उलझन में था। बचपन से लेकर अब तक ये दूसरी बार था जब उसने अपने पिता को इस तरह देखा था। पिछली बार जब जियान जिंग र आया था और इस बार दूसरी बार था। लीकुन ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या हुआ? ली परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, झांग परिवार ने अभी फ़ोन किया है और सी सिटी में एक चैरिटी भोज आयोजित करना चाहता है। नीलामी से मिलने वाला सारा पैसा गरीब पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल और अन्य सुविधाएं बनाने के लिए दान कर दिया जाएगा। उन्होंने हमारे परिवार से इसमें मदद करने के लिए कहा है। झांग परिवार हर साल एक चैरिटी भोज आयोजित करता है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि इस बार यह सी सिटी में आयोजित किया जा रहा है। लीकुन ने दुखी होकर कहा, झांग परिवार हमारे परिवार के साथ पालतू कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहा है। वे एक चैरिटी भोज आयोजित करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हमारा परिवार इसका खर्च उठाए और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बेहतर बनाए। जब ली परिवार के मुखिया ने ये शब्द सुने तो उन्होंने तुरंत गुस्से से कहा, मूर्ख, तुम समझते क्यों नहीं?
झांग परिवार को पूरे व्यापार जगत में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, खासकर सेन झांग को। वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। बहुत से लोग इस चैरिटी भोज में शामिल होने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये ली परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। पैसा छोटी बात है। झांग परिवार से दोस्ती करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने पिता की बातें सुनकर ली कुन को तुरंत समझ आ गया। ली परिवार के मुखिया ने आगे कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। हमारे परिवार को इसे अच्छी तरह से संभालना चाहिए। लीकुन ने जल्दी से कहा, हाँ, मैं उन्हें अभी एक बैठक के लिए इकट्ठा करूंगा। ली परिवार के मुखिया ने गंभीर भाव से कहा, एक और बात है। चूंकि हमने चमत्कार डॉक्टर जियान को सिटी में एक गुट स्थापित करने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की है, इसलिए हम इसे भूल नहीं सकते। हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। लीकुन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ पिताजी। उन्हें निर्देश देने के बाद ली परिवार के मुखिया वार्ड में वापस आ गए और सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े हो गए। ये देखकर कि बूढ़े मास्टर ली पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, ली परिवार के मुखिया बहुत खुश हुए। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि जियान जिंग र की चिकित्सा कौशल अत्यंत चमत्कारी थी। डॉक्टर लू और मेडिकल टीम के सभी लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। छोटी लड़की का इलाज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जियान जिंग र ने आसानी से एक ऐसी बीमारी का इलाज किया जिसका इलाज देश की शीर्ष चिकित्सा टीम भी नहीं कर सकी। अगले कुछ दिनों तक जियान जिंग र ने हर दिन ओल्ड मास्टर ली का इलाज किया। अपने खाली समय में जियान जिंग र कॉफ़ी पीती थी और अकेले ही पीछे के बगीचे में फूलों की प्रशंसा करती थी। कभी कभी वह शंघाई के डाउनटाउन क्षेत्र में जाती थी। जियान जिंग र को ये जीवनशैली बहुत पसंद आई। आज उपचार का अंतिम चरण था और यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। सुबह सुबह उठने के बाद जियान जिंगर ने लिविंग रूम में बैठकर नाश्ता किया और टेलीविजन पर वह नाटक देखा जिसे हाल ही में काफ़ी प्रशंसा मिली थी। डॉक्टर लू घबराहट में सीढ़ियों से नीचे भागे और चिल्लाए, ओह नहीं, बूढ़े मास्टर ली को अचानक खून की उल्टी हो गई। ली परिवार के मुखिया और कबीले के लोगों का एक समूह भी हॉल में था। जब उन्होंने डॉक्टर लू की बातें सुनी तो वे तुरंत घबरा गए। ली परिवार के मुखिया की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप थी। सभी लोग जियान जिंग र की ओर देखने लगे। हालांकि जियान जिंगर शांत दिख रही थी, जैसे कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह टेलीविजन नाटक देखती रही। उसकी शांति ने ली परिवार को और भी असंतुष्ट कर दिया। क्या डॉक्टर जियान चमत्कारी डॉक्टर नहीं है? उसने बूढ़े आदमी को खून की उल्टी क्यों करवाए? मुझे लगता है कि यह छोटी लड़की बूढ़े आदमी को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकती। अगर बूढ़े आदमी को कुछ भी हो गया तो हमारा परिवार निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। ... ली परिवार के सभी लोगों ने जियान जिंग एर को निशाना बनाया। जियान जिंग र अभी भी शांत था। इस समय एक कबीले का आदमी दौड़कर नीचे आया और एक बदसूरत चेहरे के साथ चिल्लाया, कुलपति, कुछ बड़ा हुआ है। बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब है। वह पूरी जमीन पर खून की उल्टी कर रहा है। वह मरने वाला है। ये सुनकर ली परिवार के मुखिया भी घबरा गए। ली परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कहा, कुलपति, इस लड़की ने हमें धोखा दिया है। उसे तुरंत पकड़ लीजिए। हम उसे भागने नहीं दे सकते। ली परिवार के सभी सदस्यों ने यही भावना व्यक्त की। कुछ ली परिवार के सदस्यों ने जियान जिंग एर को घेर लिया और हमला करने की तैयारी कर ली। ली परिवार के मुखिया ने गुस्से से कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? आप सभी लोग एक तरफ हट जाए। अगर किसी ने फिर से डॉक्टर जियान का अपमान करने की हिम्मत की तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। ली परिवार के सभी लोग तुरंत डर के मारे एक तरफ खड़े हो गए। ली परिवार के मुखिया को कुछ उत्सुकता दिखी। उन्हें जियान जिंग र की क्षमता पर विश्वास था। डॉक्टर जियान की प्रतिष्ठा निराधार नहीं थी। ली परिवार के मुखिया ने बदसूरत भाव से जियान जिंग र को देखा और विनती की, चमत्कारी डॉक्टर जियान, मुझे आशा है कि आप बूढ़े आदमी की हालत का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। जियान जिंग र ने समय देखने के बाद शांति से कहा, चिंता मत करो। जब बूढ़े की सांस बंद हो जाएगी तो मैं अंदर जाकर देखूंगी। उसके ऐसा कहने के बाद ली परिवार अपने आप को और रोक नहीं सका। ली परिवार का मुखिया निराशा में सोफे पर बैठ गया। जियान जिंग र ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बीमारी जितनी गंभीर होती है उसका इलाज भी उतना ही अपरंपरागत होता है। चूंकि उसने कहा था कि वह बूढ़े आदमी को बचा लेगी, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे ठीक कर देगी। ये लोग समझे नहीं। अगर वो समझाती भी तो भी ये लोग नहीं समझते। ली परिवार के मुखिया ने कहा, डॉक्टर लू, अब हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। डॉक्टर लू उनकी आखिरी उम्मीद थे। डॉक्टर लू ने असहाय होकर कहा, मिस्टर ली, बूढ़े आदमी की हालत के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही ली परिवार के मुखिया सोफे पर गिर पड़े। एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मालिक, इस लड़की को मरना ही होगा। उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। हमारे परिवार को कभी भी इस तरह का अन्याय नहीं सहना पड़ा।
हम इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकते। यह महिला ली परिवार की मुखिया श्रीमती ली की पत्नी थी। श्रीमती ली एक दयालु व्यक्ति नहीं थीं। इस समय ली परिवार का मुखिया पूरी तरह से निराश और दुख में डूबा हुआ था। वह किसी और चीज की परवाह करने के मूड में नहीं था। श्रीमती ली ने जियान जिंग र को देखा और कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, आप ली परिवार को ये कैसे समझाएंगे? जियान जिंग र जवाब देने में असमर्थ था। श्रीमती ली ने गुस्से से कहा, आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है न? मैं एक समझदार व्यक्ति हूं, इसलिए मैं कार्रवाई करने से पहले आपको स्पष्टीकरण देने के लिए 10 मिनट का समय दूंगी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हॉल में शांति छा गई। सभी लोग जियान जिंग र की ओर देखने लगे। सभी ने सोचा कि जियान जिंग र अपना बचाव करेगी, लेकिन जियान जिंग र ने फिर भी शांति से अपनी चाय पी और टेलीविजन देखती रही। जियान जिंग एर की हरकतों से ली परिवार पूरी तरह नाराज हो गया। हर कोई आगे बढ़कर जियान जिंग र को मारना चाहता था। डॉक्टर लू ने जियान जिंग एर पर भौहें सिकोड़ीं। वह काफी प्रभावित था। अगर कोई और होता तो शायद वह पहले ही दबाव में आ जाता। ... इस संबंध में वह जियान जिंग र की इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली व्यक्ति होने के कारण प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। वह इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थी कि यह थोड़ा डरावना था। डॉक्टर लू का मानना था कि जियान जिंग र निश्चित रूप से बूढ़े आदमी को ठीक करने में सक्षम होगी, क्योंकि जियान जिंग र की आत्मा का पीछा करने वाली सुई सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त थी। उस समय ली परिवार अब इतना बेशर्म नहीं होगा। ये समय है। ओह! जियान जिंग र ने सांस छोड़ी और अपने शरीर को खींचा। समय देखने के बाद उसने धीरे से कहा, समय हो गया है। इतना कहकर जियान जिंग र उठ खड़ा हुआ और ऊपर की ओर चला गया। जब सबने जियान जिंग र को ऊपर जाते देखा तो वे तुरंत उसके पीछे चले गए, ये देखने के लिए कि वह क्या करेगी। घर के अंदर बूढ़े मास्टर ली अपनी अंतिम सांस पर थे। बूढ़े मास्टर ली ने कमरे में हर जगह खून उगल दिया था, इसलिए दृश्य बहुत ही भयानक था। जियान जिंग एर ने चारों ओर देखने के बाद वह ओल्ड मास्टर ली के पास चली गई। जियान जिंग एर ने एक चांदी की सुई निकाली और जल्दी से उसे ओल्ड मास्टर ली के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में डाल दिया। एक्यूपंक्चर की आवश्यकताएं बहुत ऊंची थीं। जियान जिंग र की ताकत और सटीकता बहुत सटीक थी। इसे परफेक्ट भी कहा जा सकता है। डॉक्टर लू और मेडिकल टीम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस समय उन्हें केवल शुद्ध आघात महसूस हुआ। वे तब और भी अधिक हैरान हो गए जब उन्होंने जियान जिंग र को सोल चेजिंग नीडल का उपयोग करते देखा। श्रीमती ली ने असमंजस में पूछा, आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? श्रीमती ली का प्रश्न सुनकर डॉक्टर लू को होश आया। डॉक्टर लू ने एक गहरी सांस ली और कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, आपने पहले भी हमें सोल चेजिंग नीडल से चौंका दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आपके पास और भी चौंकाने वाली चीजें प्रतीक्षा कर रही थीं। अब डॉक्टर जियान ड्रीम रिकॉइंग सुई का उपयोग कर रहे हैं। ... श्रीमती ली अभी भी उलझन में दिख रही थीं जब उन्होंने पूछा, ये स्वप्न पुनर्प्राप्ति सुई क्या है? डॉक्टर लू ने आगे बताया, ड्रीम रिकॉइंग नीडल और सोल चेजिंग नीडल एक ही हैं। ये चिकित्सा जगत में शीर्ष 10 एक्यूपंक्चर तकनीकों में से एक है। ड्रीम रिकॉइंग नीडल में मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, लेकिन इससे पहले किसी ने इसका प्रभाव नहीं देखा है। सोल चेजिंग नीडल की तरह ये चिकित्सा जगत से बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। केवल प्राचीन चिकित्सा पुस्तकों में ही इसकी तकनीक दर्ज है। इसके अलावा रैंकिंग में ड्रीम रिकॉइंग नीडल को 5वां स्थान दिया गया है, जो सोल चेजिंग नीडल से कहीं आगे है। श्रीमती ली और ली परिवार के बाकी लोग हैरान थे। ली परिवार को चिकित्सा का ज्ञान नहीं था, न ही उन्हें पता था कि 10 दिव्य सुइयां क्या होती हैं, लेकिन वे ये बता सकते थे कि स्वप्न सुधारने वाली सुई एक बहुत ही प्रभावशाली अस्तित्व थी। डॉक्टर लू ने आह भरते हुए कहा, डॉक्टर जियान वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करती हैं। डॉक्टर जियान पहले से ही 10 बेहतरीन एक्यूपंक्चर तकनीकों में से 2 को जानती हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। पूरे इतिहास में शायद ऐसे प्रभावशाली लोग बहुत कम हुए हैं। आह भरने के बाद डॉक्टर लू ने हंसते हुए कहा, एक ही समय में 2 दिव्य सुई तकनीकों को देखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है। मेडिकल टीम भी आश्चर्यचकित थी। उनकी नज़र में जियान जिंग एर एक देवी थी। एक क्षण बाद जियान जिंग र ने चांदी की सुई हटा दी। भाई, बूढ़े मास्टर ली ने एक बार फिर खून का एक कौर थूका। बूढ़े मास्टर ली का पीला चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया और उनका रंग सामान्य हो गया। बूढ़े मास्टर ली ने आंखें खोलते ही कुछ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आपदा से बचकर आया हो। बूढ़े मास्टर ली ने अचानक कहा, मैं अब ठीक हूं, इसलिए चिंता मत करो। ली परिवार के सभी लोग तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और रोने लगे। ये देखकर जियान जिंग र ने कुछ और नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। इस समय जियान जिंग र को अवर्णनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। इतने लंबे समय तक शांत रहने के बाद अंततः ये भावना वापस लौट आई।
लिविंग रूम में पहुंचने के बाद जियान जिंग र ने तुरंत टेलीविजन चालू कर दिया और नाटक देखना जारी रखा। ली परिवार के सभी लोग दोषी महसूस कर रहे थे। बूढ़े मास्टर ली को देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह जियान जिंगर का सामना करे। वे जल्दी से विला से चले गए। ली परिवार के मुखिया ने असहाय होकर कहा, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, मुझे खेद है। हम गलत थे, हमें आपसे सवाल नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत ग्लानि हो रही है। श्रीमती ली तुरंत आई और बोली, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, मुझे बहुत खेद है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। श्रीमती ली सम्मानपूर्ण और दोषी दिखीं। जियान जिंग र ने उदासीनता से कहा, ये ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा कोई भी मेरी उपचार पद्धति को नहीं समझता है, इसलिए यह आपकी गलती नहीं है। जियान जिंग र अनुचित नहीं था। इसके अलावा श्रीमती ली और ली परिवार के मुखिया ईमानदार थे, इसलिए जियान जिंग र को कोई आपत्ति नहीं थी। ली परिवार के मुखिया ने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे सम्मानपूर्वक जियान जिंगर को सौंपते हुए कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, ये हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। जियान जिंग र ने कहा, हम पहले ही सहमत हो चुके हैं कि ली परिवार मुझे सिटी में एक गुट बनाने में मदद करेगा, इसलिए मुझे उपचार शुल्क की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ली परिवार के मुखिया ने दृढ़ता से कहा, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, ली परिवार निश्चित रूप से वही करने की पूरी कोशिश करेगा जिस पर हम सहमत हुए थे। कृपया ये पैसा स्वीकार करें, अन्यथा हम दोषी होंगे। ये सुनकर जियान जिंग र ने कुछ और नहीं कहा और कार्ड स्वीकार कर लिया। जियान जिंग र ने ली परिवार के मुखिया की ओर देखा और कहा, श्री ली अभी अभी ठीक हुए हैं और उन्हें स्वस्थ होने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए मुझे डर है कि मुझे कुछ समय के लिए आपके घर में रहना पड़ेगा। श्री ली के ठीक होने के बाद मैं चला जाऊंगा। ली परिवार के मुखिया ने तुरंत कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, हमारा परिवार गौरवान्वित है कि आप हमारे घर में रह सकते हैं। मैं बूढ़े व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। श्रीमती ली ने आदरपूर्वक कहा। ली परिवार का मुखिया जानता था कि जियान जिंगर को शांति और एकांत पसंद है, इसलिए उसने विला के अधिकांश लोगों को भगा दिया और केवल जियान जिंगर की सेवा के लिए पर्याप्त नौकर छोड़े। डॉक्टर लू और मेडिकल टीम जियान जिंग एयर की मदद के लिए वहीं रुक गई। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। इस समय ओल्ड मास्टर ली पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। न केवल वे ठीक हो गए थे, बल्कि वे पहले से ज्यादा स्वस्थ भी लग रहे थे। इस दिन जियान जिंग र ने सिटी लौटने की योजना बनाई। रात के खाने के बाद जियान जिंग र ली परिवार के मुखिया को विदाई देने वाली थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, ली परिवार के मुखिया ने बताया कि झांग परिवार सिटी में एक चैरिटी भोज का आयोजन कर रहा था। ली परिवार के मुखिया ने कहा, दान भोज की तैयारी हो चुकी है और 3 दिन में नीलामी होगी। सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ, अन्यथा अगर झांग परिवार हमें दोषी ठहराना चाहता तो हमारा परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब जियान जिंग एर ने यह सुना तो उसने उत्सुकता से पूछा, कौन सा झांग परिवार? ली परिवार के मुखिया ने तुरंत कहा, राजधानी से झांग परिवार। मुखिया संत झांग हैं। जब जियान जिंग र ने सुना कि यह झांग परिवार है तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर वह खुश हो गई। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ वर्षों से नहीं देखा था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि अब वह कैसा होगा। ली परिवार के मुखिया को यह अच्छी तरह पता था कि यद्यपि संत झांग बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें जियान जिंग र को अपना गुरु कहना ही होगा। जियान जिंग र असली ताकतवर था। जियान जिंग एर और सेंट झांग जैसे व्यक्ति ली परिवार की श्रेणी से बाहर थे। इस बार जियान जिंग र को आमंत्रित कर पाना ली परिवार के लिए एक चमत्कार और बड़े सम्मान की बात थी। ली परिवार के मुखिया ने कहा, इस चैरिटी भोज में बहुत सी खजाने हैं। अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे बताइए, मैं तुरंत उसका इंतजाम कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, ली परिवार के मुखिया ने वस्तुओं की सूची निकाली और उसे सम्मानपूर्वक जियान जिंग र को सौंप दिया। ली परिवार के मुखिया का इरादा अच्छा था और जियान जिंग र के लिए मना करना उचित नहीं था, इसलिए उसने कुछ लापरवाही से नजरें घुमाईं। जियान जिंग र को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब उसने जेड पेंडेंट देखा तो वह दंग रह गई। जियान जिंग एर ने अपने मालिक को पहले भी इस जेड पेंडेंट का जिक्र करते सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ दिखाई देगा। इस जेड पेंडेंट को दीर्घायु जेड कहा गया। जेड पेंडेंट से एक प्रकार का रसायन निकलता है जो मानव शरीर में कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। आधुनिक चिकित्सा भी ऐसा नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहें तो इस जेड पेंडेंट को लंबे समय तक पहनने से व्यक्ति की आयु बढ़ सकती है। यह एक दुर्लभ खजाना था। यह जेड पेंडेंट अमूल्य था। जब जियान जिंग र ने कीमत देखी तो वह चकित रह गई। शुरुआती बोली 100,000 थी। कीमत से यह स्पष्ट था कि इस जेड पेंडेंट का मूल्य किसी को नहीं पता था। जियान जिंग एर ने जेड पेंडेंट पर अपना हाथ पाने की योजना बनाई।
जियान जिंग र ने जल्दी ही कुछ और खजाने देखे। इन खजानों की कीमत बहुत कम थी, लेकिन इनका वास्तविक मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता था। जियान जिंग र ने सीधे कहा, मुझे इस नीलामी में दिलचस्पी है, इसलिए मैं इसे देखने जाऊंगा। ली परिवार के मुखिया ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, ठीक है, मैं तुरंत इसका प्रबंध कर दूंगा। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह इसका इस्तेमाल जियान जिंगर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कर सकता था। यदि उसका जियान जिंग र जैसे किसी व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता होता तो स्वाभाविक रूप से कई लाभ होते। फिर जियान जिंग र ने सी सिटी लौटने की बात कही। ली परिवार के मुखिया ने तुरंत किसी को निजी जेट तैयार करने के लिए कहा, लेकिन जियान जिंगर ने इनकार कर दिया। जियान जिंग र को कम प्रोफाइल रखना पसंद था। बस स्टॉप पर जियान जिंग र ने एक टिकट खरीदा और सी सिटी के लिए बस पकड़ी। जियान जिंग र घर लौटते समय ट्रैफिक में फंस गई। घर तक पैदल जाने में सिर्फ 10 मिनट लगे। जियान जिंगर इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह कार से उतर गई। जब वह एक गली से गुजरी तो एक आदमी तेजी से उसकी ओर आया। वह आदमी सुंदर था और अच्छे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर ठंडक थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। वह आदमी बहुत तेजी से भागा। वह स्पष्ट रूप से भाग रहा था। जल्द ही काले कपड़े पहने एक आदमी ने उसका पीछा किया। काले कपड़े पहने उस आदमी के चेहरे पर ठंडक थी और वह हत्या करने की नीयत दिखा रहा था। जियान जिंग एर ने उन्हें नज़रअंदाज किया और आगे चलना जारी रखा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने भागते हुए व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया और अपने हाथ में लिए खंजर से उस पर वार कर दिया। वह आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। जब खंजर उस पर वार करने ही वाला था, तभी एक चांदी की सुई उड़कर आए और खंजर उसके हाथ से गिर गया। काले कपड़े पहने आदमी ने जियान जिंग र को ठंडे नज़र से देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम किस्मत को ललचा रही हो। जियान जिंग र ने काले कपड़े पहने आदमी को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी गर्दन पर बने मकड़ी के टैटू को देखने लगा। जियान जिंग एर ने ये टैटू पहले भी देखा था। ... ये देश में एक हत्यारे संगठन का प्रतीक था। इस हत्यारे संगठन के सभी सदस्यों के पास ऐसे टैटू थे। जब जियान जिंग र 11 वर्ष की थी, तब उसका पूरा परिवार मारा गया। जांच के बाद संबंधित विभागों को केवल एक ही सुराग मिला, वह था यह मकड़ी का टैटू। कई वर्षों से जियान जिंग र इस संगठन की तलाश में था और इस उद्देश्य के लिए उसने कई प्रयास भी किए थे। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी, फिर भी वह उसे नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लग रहा था कि यह संगठन हवा में गायब हो गया है। जियान जिंग र को आज इस संगठन के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। काले कपड़े पहने आदमी ने दूसरा खंजर निकाला और जियान जिंग र पर वार कर दिया। उसकी तकनीक चालाक और क्रूर थी। ये स्पष्ट था कि वह उसे एक ही वार में मार डालना चाहता था। हालांकि काले कपड़े पहने आदमी को जियान जिंग एर का सामना करने का सौभाग्य नहीं मिला। जियान जिंग र की उंगलियां थोड़ी सी हिलीं, तभी एक चांदी की सुई उड़कर उस आदमी के एक्यूपंक्चर बिंदु में घुस गई। काले कपड़े पहने आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। जियान जिंग एर ने काले कपड़े पहने आदमी को देखा जो जमीन पर पड़ा था और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे अपने संगठन में ले चलो तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगी। उस आदमी की आंखों में घबराहट उभर आए और उसने तुरंत पूछा, आप कौन हैं? जियान जिंगार ने कहा, जियान जिंगार। ये संगठन बहुत ही छुपा हुआ था। अगर वह उनका घोंसला ढूंढ पाती तो जियान जिंग र ने उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता और मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया होता। इस बार जियान जिंग र इस अवसर को नहीं चूकना चाहेगा। जियान जिंग र ने उदासीनता से कहा, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हत्यारा अचानक हिल गया और चुप हो गया। जियान जिंग र को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत हत्यारे के दांत खोल दिए। जैसा कि उम्मीद थी, हत्यारे ने पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जियान जिंग र ने गुस्से से कहा, कमीने। इतने सालों की जांच के बाद आखिरकार उसे इस संगठन का एक सदस्य मिला, लेकिन अंत में वह लापरवाह हो गई और उसका सुराग नहीं मिला। जो आदमी पहले भाग गया था, वह जियान जिंगर के पास गया और उसे देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें ज़रूर इनाम दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो। कितना दिलचस्प है। इतना कहते ही उस आदमी ने अपना बैंक कार्ड निकाला और जियान जिंग र को देते हुए कहा, यह आपका इनाम है। जियान जिंग र बहुत हताश हो गई। उसने उस आदमी को नज़रअंदाज किया और चली गई। उस आदमी ने एक तुच्छ भाव प्रकट करते हुए उदासीनता से कहा, यह पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो पैसे लेने से मना कर देता है। कितना दिलचस्प है। ऐसा कहकर उस आदमी ने जियान जिंग र का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने कहा, तुम्हारा नाम जियान जिंग र है न? तुम काफ़ी कुशल हो। तुम मेरे लिए अंगरक्षक क्यों नहीं बन जाते? वे हत्यारे अभी भी मेरी तलाश करेंगे। अगर तुम मेरी रक्षा कर सकती हो तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। जियान जिंग र रुक गया।
ये सही है, अभी भी सुराग थे। चूंकि हत्यारा संगठन इस आदमी के पीछे था, इसलिए जब तक वे उस पर नजर रखेंगे तब तक और सुराग मिलते रहेंगे। वह निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ सकती थी। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम एक सौदा कर लें? मेरा नाम शांगगुआनडिंग है। मैं राजधानी से हूँ। मैं व्यवसाय के लिए सीसिटी आया था और मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है। इस अवधि के दौरान आप मेरी सुरक्षा के प्रभारी होंगे, जबकि मैं इस संगठन के लोगों को बाहर निकालने में आपकी मदद करूंगा। हम दोनों को लाभ होगा। जियान जिंग दंग रह गया। यह आदमी उतना सीधा साधा नहीं था जितना वह दिख रहा था। वह वास्तव में बता सकता था कि वह इस संगठन की तलाश कर रही थी। इस आदमी की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी। इस आदमी के साथ सौदा करना बाघ से उसकी खाल मांगने के समान था। हालांकि इस संगठन को खोजने के लिए जियान जिंग को अब कोई परवाह नहीं थी। जियान जिंगर ने सहमति जताई। जरूर, हम दोनों वही लेंगे जो हमें चाहिए। घर लौटने के बाद शांगगुआनडिंग सोफे पर बैठ गया और विला के चारों ओर देखने लगा। शांगगुआनडिंग ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा विला खरीद पाएंगे। जैसे ही शांगगुआनडिंग सोफे पर बैठा, उसने जियान जिंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अब से तुम्हारे साथ यहीं रह सकता हूँ? जियान जिंगार ने सिर हिलाया। अगर शांगगुआनडिंग यहाँ रहता तो हत्यारे भी यहाँ आते। जियान जिंग ने उत्सुकता से पूछा, वह संगठन आपका पीछा क्यों कर रहा है? शांगगुआनडिंग ने सीधे कहा, मुझे नहीं पता। जियान जिंगर ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन फिर उसने शांति से कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए। जियान जिंग को पता था कि शांगगुआनडिंग से निपटना बहुत मुश्किल था, इसलिए उससे सच्चाई उगलवाना बहुत मुश्किल होगा। शांगगुआनडिंग ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, यह सच है। मेरी पहचान खास है, इसलिए बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वे कौन हैं। जियान जिंग शांगगुआनडिंग को देखे बिना नहीं रह सका। यह आदमी निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना वह दिख रहा था। वह शायद उससे कुछ भी हासिल न कर पाए। इसके अलावा ये पहली बार था जब वे दोनों मिले थे। वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए शांगगुआनडिंग निश्चित रूप से सतर्क रहेगा। जियान जिंगर ने कहा, यहाँ रुको, मैं कुछ उपकरण खरीदने जा रहा हूँ। तुम बिना अनुमति के नहीं जा सकते। शांगगुआनडिंग ने जियान जिंग को नज़रअंदाज कर दिया और ऊपर की ओर चलने लगा। जियान जिंग को समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह वहां से चली गई। जब उसने उपकरण खरीदने के लिए ली परिवार के मुखिया द्वारा दिए गए कार्ड का इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि वास्तव में उस पर 100 मिलियन युआन थे। जियान जिंग को उम्मीद नहीं थी कि ली परिवार इतना उदार होगा। कमरा लूट लिया गया। जियान जिंग ने कई मॉनिटर, अलार्म और हीट सेंसर खरीदे। ये चीजें बहुत उपयोगी थीं। जब तक कोई हत्यारा विला में प्रवेश करता, जियान जिंग उसे तुरंत खोज लेती। जब तक वे आने की हिम्मत रखते, जियान जिंग निश्चित रूप से इन हत्यारों को मार डालता। जब तक जियान जिंग ने सभी उपकरण लगाने का काम पूरा किया, तब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। जियान जिंग कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि शांगगुआनडिंग अपने बिस्तर पर आराम से किताब पढ़ते हुए लेटी हुई थी। जियान जिंग ने कहा, यह मेरा शयनकक्ष है। इस शयनकक्ष के अलावा आप कोई अन्य कमरा चुन सकते हैं। शांगगुआनडिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बेडरूम पूरे घर में सबसे आरामदायक कमरा है। भविष्य में यह मेरा होगा, इसलिए आप अंदर नहीं आ सकते। बेशक, अगर आप मेरे साथ बिस्तर साझा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जियान जिंग का चेहरा उदास हो गया। यह आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? शांगगुआनडिंग ने खुद को बिल्कुल भी बाहरी व्यक्ति नहीं माना। उसने घुसते ही जियान जिंगर के बेडरूम को भी छीन लिया। शांगगुआनडिंग ने इस जगह को अपने विला के रूप में माना। उस संगठन को खोजने के लिए जियान जिंग के पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियान जिंग ने गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ी। शांगगुआनडिंग ने कहा, बाहर जाओ और दरवाज़ा बंद करो। जियान जिंग ने उसे अनदेखा कर दिया और सीधे पहली मंजिल पर स्थित अतिथि कक्ष में चली गई। पूरी रात वे फिर एक दूसरे से नहीं बोले। अगली सुबह जियान जिंग एक आवाज़ से जाग गई। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि नौकरों का एक बड़ा समूह विला में सभी जगहों की सफाई कर रहा है। मूलतः निर्जन विला तुरंत जीवंत हो गया। शांगगुआनडिंग आलस से सोफे पर बैठा फलों का जूस पी रहा था और किताब पढ़ रहा था। ये देखकर जियान जिंग क्रोधित हो गया। क्या शांगगुआनडिंग वास्तव में इस जगह को अपना मानता था? जब शांगगुआनडिंग ने जियान जिंग को बाहर आते देखा तो उसने तुरंत कहा, तुम एक लड़की हो तो तुम्हारा जीवन इतना उबाऊ कैसे हो सकता है? इतने बड़े विला में एक भी नौकर नहीं है। यहाँ तक कि बगीचा भी खरपतवार में बदल गया है।
न केवल मुझे ये नौकर मिले बल्कि बगीचे की देखभाल के लिए एक माली भी मिल गया। क्या अब जीवन बहुत बेहतर नहीं है? क्या अब ये घर जैसा नहीं लगता? इससे पहले कि जियान जिंग र कुछ बोल पाती, शांगगुआनडिंग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जियान जिंग र ने कुछ नहीं कहा। शांगगुआनडिंग जो चाहे कर सकता था, लेकिन जियान जिंग र ऐसा करने के मूड में नहीं था। जब उसे पता चला कि संगठन का आधार कहाँ है, तो उसने शांगगुआनडिंग को भगा दिया। ये देखकर कि जियान जिंग र चुप थी, शांगगुआनडिंग भी शांत हो गया। अगले कुछ दिनों तक जियान जिंग र विला में ही रहा और हत्यारे के आने का इंतजार करता रहा। हालांकि जियान जिंगर को निराशा हुई जब पिछले 2 दिनों में किसी का कोई पता नहीं चला। लेकिन जियान जिंग र ने हार नहीं मानी। जियान जिंगर जानती थी कि इस संगठन के हत्यारे जरूर आएंगे, उसे बस इंतजार करना था। तीसरे दिन झांग परिवार द्वारा आयोजित चैरिटी भोज शुरू हुआ। जियान जिंगार जाना चाहता था। जब जियान जिंग र ने शांगगुआनडिंग को बताया कि वह चैरिटी भोज में जा रही है, तो शांगगुआनडिंग उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई और उसने साफ सफाई भी कर ली। डेमन प्रांत में हर कोई जानता था कि झांग परिवार एक दान भोज का आयोजन कर रहा था। कई परिवार जो झांग परिवार के साथ दोस्ती करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे, वे सी सिटी आए। सी सिटी अचानक डेमन प्रांत में एक आकर्षण का केंद्र बन गया। शांगगुआनडिंग ने आश्चर्य से जियान जिंग र को देखा और कहा, आपके पास वास्तव में कोई कार नहीं है, जबकि आप ऐसे विला में रहते हैं। मुझे संदेह होने लगा है कि आप इस जगह के मालिक नहीं हैं। जियान जिंग र ने सीधे कहा, मैं बस लेने को तैयार हूं। ऐसा कहकर वह पड़ोस के बाहर बस स्टॉप की ओर चल दी। शांगगुआनडिंग केवल जियान जिंग र का आज्ञाकारी ढंग से पालन कर सकता था। जियान जिंग र के पास पहले भी एक कार थी। हो जुनलाई ने पिछले साल उसे उसके जन्मदिन पर यह कार उपहार में दी थी। तलाक के बाद जियान जिंग र को हो जुनलाई से कुछ भी नहीं चाहिए था। बस में चढ़ने के बाद जियान जिंग र ने देखा कि केवल एक ही सीट खाली थी। जियान जिंग र बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया। शांगगुआनडिंग ने जियान जिंग र को देखा और दुखी होकर कहा, तुम अकेले बैठे हो। अब तुम मेरे अंगरक्षक हो। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जियान जिंग र ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। बस सीधे चैरिटी भोज के लिए चली गई। जब वे उतरे तो वे सी सिटी होटल पहुंचे। शांगगुआनडिंग ने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वह सुंदर था और एक महान युवा स्वामी की आभा बिखेर रहा था। जैसे ही वे बस से उतरे, शांगगुआनडिंग ने अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। शांगगुआनडिंग को पहले से ही इसकी आदत थी, इसलिए जब वह सभी की निगाहों का सामना कर रहा था तो वह बहुत शांत था। जल्द ही शांगगुआनडिंग ध्यान का केंद्र बन गया। शांगगुआनडिंग के विपरीत जियान जिंगार साधारण था। जब वे दोनों साथ साथ चल रहे थे तो हर कोई जियान जिंग र को ईर्ष्या से देख रहा था। एक मोटी अमीर लड़की डांटने से खुद को नहीं रोक पाए, ये कैसा जमाना है। इतना हंक एक साधारण लड़की से कैसे डेट कर सकता है। अन्य अमीर लड़कियों ने भी यही भावना व्यक्त की। वे नहीं जानते थे कि जियान जिंगर और शांगगुआनडिंग का कोई रिश्ता नहीं था। वे बस अजनबी थे जो संयोग से मिले थे।